हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का वीडियो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फाहियान की भारत यात्रा। आप सभी जानते हैं कि फाहियान एक चीनी यात्री था जो 399 ईस्वी से 411 ईस्वी तक भारत में रहा और उक्त यात्रा के काल में उसके द्वारा जो भारत में घटनाएं देखी गई, जिन अवस्थाओं को उसने देखा, उसने अपने ग्रंथ जिसका नाम है फो को की, उस ग्रंथ में उसने उन सभी बातों का उल्लेख किया है। प्राचीन भारत के संदर्भ में जितने भी विदेशी यात्री भारत में आए, उन यात्रियों ने जो घटनाएं जिनका वर्णन उन्होंने लिखा, वो प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में हमें महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करती है। हैंसवांग, फाहियान, इत्सिंग ये चीनी यात्री थे जो प्राचीन भारत में आए थे और जब इन्होंने भारत की यात्रा की, भारत में प्रचलित धर्म, भारत के शासक, उनका कार्यकाल, उनकी कार्यशैली और जितनी भी अवस्थाएं थी, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, उन अवस्थाओं का आँखों देखा हाल या आँखों देखा वर्णन इन्होंने अपने अपने ग्रंथों में किया है। फाहियान 399 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत पहुंचा। चीनी विदेशी यात्री था। जब वो चीन से प्रारंभ हुआ तो उसने खेतान, गांधार, पेशावर, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, कन्नौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वैशाली, पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगृह, ताम्रलिप्ति ताम्रलिपि, कौशल और लंका होते हुए वो जावा को पहुंचा। यानी उक्त जो मानचित्र है, इस मानचित्र में फाहियान की यात्रा के स्थानों को चिन्हित करते हुए दिखाया गया है। फाहियान स्थल मार्ग से भारत आया और जल मार्ग से वो अपने देश को लौट गया। फाहियान का जो वर्णन है, वो वर्णन बड़ा ही रोचक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। फाहियान ने जब भारत में प्रवेश किया तो उसने भारत की तात्कालीन दशा का वर्णन अपने ग्रंथों में किया। प्रचलित धर्म कौन सा था, राजा रजवाड़े शासकों ने किन किन क्षेत्रों में काम किया था, उन सभी के बारे में फाहियान ने अपने ग्रंथ फो को की में प्रकाश डाला है। फाहियान जो विदेशी यात्री भारत में आया, उसकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म के जो स्थान थे, उन स्थानों का भ्रमण करना था और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं, सिद्धांतों को जानना था कि किस प्रकार भारत में बौद्ध धर्म स्थापित हुआ, किस प्रकार की शिक्षाएं किस प्रकार दी जाती है, उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करना उसका उद्देश्य रहा था। उक्त जो मानचित्र है, उक्त मानचित्र में हमने फाहियान की भारत यात्रा के स्थलों को बतलाते हुए दर्शित करने का भी प्रयास किया है। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत में आया था। 399 ईस्वी में चीन से उसने स्थल मार्ग से अपनी यात्रा को प्रारंभ किया और 405 ईस्वी में भारत पहुंचा था। 411 ईस्वी में वह समुद्री मार्ग से पुनः अपने देश लौट गया। फाहियान 12 वर्षों तक भारत में रहा और वह
6 वर्ष भ्रमण करता रहा। इस यात्रा के दौरान उसने अनेक देशों में वह गया। शेष जो 6 वर्ष थे उसने भारत में अध्ययन करने में व्यतीत किए। 3 वर्ष पाटलिपुत्र में उसने संस्कृत बोलने, लिखने, धार्मिक ग्रंथों की प्रतिलिपि तैयार करने में लगाए। भारत आने का फाहियान का मुख्य उद्देश्य उन बौद्ध ग्रंथों की प्राप्ति करना था जो चीन में पूर्णतः लुप्त हो गए थे। यानी फाहियान की यात्रा का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म की जानकारी को प्राप्त करना था। फाहियान ने अपनी यात्रा में धार्मिक ग्रंथों की प्रति इतना आकर्षित एवं उनके अध्ययन में इतना वह व्यस्त था कि उसने अपने विस्तृत लेखों में कहीं भी तत्कालीन शासक, जो उस समय तत्कालीन शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था, उस शासक का उल्लेख तक उसने अपने ग्रंथों में नहीं किया है। यह एक विस्मयकारी तन्मयता ही कही जा सकती है कि उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की घटनाओं, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों का विस्तृत व सुंदर विवरण दिया, किंतु उस समय जो तत्कालीन शासक था, उस शासक का उल्लेख करना भी उसने आवश्यक नहीं समझा। अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में फाहियान को शान में हीनयान संप्रदाय के 4000 बौद्ध भिक्षु मिले। तारतार देशों में अनेक बौद्धों को भारतीय भाषाओं तथा ग्रंथों का अध्ययन करते हुए देखा। खेतान में उसने सहस्त्रों बौद्ध भिक्षुओं से, जो महायान संप्रदाय के थे, भेंट की। गोमती मठ से ही उसे 3000 बौद्ध भिक्षु मिले। खेतान में इस प्रकार के 14 मठ थे। काशगर में उसकी एक सहस्त्र बौद्ध भिक्षुओं से भेंट हुई। काशगर का शासक भी हीनयान संप्रदाय का बौद्ध था। फाहियान ने गांधार, तक्षशिला तथा पेशावर की यात्रा की, जहां उसे अनेक बौद्ध स्मारकों को देखने का अवसर भी प्राप्त हुआ। अफगानिस्तान में फाहियान को हीनयान व महायान संप्रदाय के 3000 बौद्ध भिक्षु मिले, जहां इसे बौद्ध भिक्षुओं से मिलने का अवसर मिला। पंजाब में भी उसे अनेक भिक्षु मिले। उसका अनुमान था कि पंजाब में 10,000 बौद्ध भिक्षु थे। इसके बाद वह मथुरा गया, जहां 20 बौद्ध मठ संचालित थे, जिनमें 30,000 बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। फाहियान मध्य राज्य मालवा भी गया। श्रावस्ती में उसे अनेक बौद्ध भवन मिले। इसने बौद्ध तीर्थ स्थलों लुम्बिनी, वैशाली, नालंदा, गया, बोध गया एवं राजगृह की यात्राएं की। इसके पश्चात ताम्रलिप्ति होकर वह श्रीलंका चला गया। लंका में उसने 2 वर्ष व्यतीत किए। लंका से वह जावा गया और वहीं से वह अपने स्वदेश लौट गया। फाहियान ने तत्कालीन भारत का अत्यंत सुखद चित्र प्रस्तुत किया है। फाहियान ने मथुरा के दक्षिण के क्षेत्र को मध्य देश यानी मालवा कहा है। मध्य देश में ब्राह्मण धर्म की प्रधानता थी। फाहियान ने भारत की सामाजिक दशा का विवरण देते हुए लिखा है कि लोग संपन्न एवं सुखी थे, स्वतंत्र थे तथा जो राज्य की भूमि में कृषि करते थे वहीं अपने लाभ का अंश शासक को देते थे। अपराध कम थे, दंड व्यवस्था कठोर नहीं थी। बार बार अपराध करने पर हाथ काटने का भी दंड दिया जाता था। सामान्य रूप से आर्थिक दंड की व्यवस्था की जाती थी। सामान्य जनता जीवों पर दया करती थी। मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करती थी। प्याज एवं लहसुन का प्रयोग भी सामान्यतः नहीं होता था। केवल चांडाल ही इसके अपवाद थे, जो नगर से बाहर रहा करते थे। वह शिकारी, मछुआरे व कसाई का भी कार्य किया करते थे। फाहियान का कथन है कि महात्मा बुद्ध के निर्वाण के समय से ही राजाओं, सामंतों एवं गृहस्थों ने भिक्षुओं के लिए विहारों का निर्माण करवाया था। उनके भरण पोषण के लिए खेत, भवन
उद्यान, पशु, दास आदि दान रूप में दिए जाते थे। यह दान ताम्रपत्रों पर अंकित रहते थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते रहे और किसी ने उनके उनमें परिवर्तन करने का भी साहस नहीं दिखाया। पुजारियों को विहार में रहने के लिए आवास व अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध रहती थी और वह अपना समय मनन, चिंतन व दया के कार्यों में व्यतीत किया करते थे। जब भी कोई विदेशी यात्री विहार में आता था तो पहले उसकी आवभगत की जाती थी। जब वह भोजन आदि के पश्चात विश्राम कर लेता था तब उसके परिचय प्राप्त कर ज्ञात किया जाता था कि पुजारी के रूप में उसका स्तर या पद क्या है। उसी के अनुरूप उसके निवास की व्यवस्था की जाती थी। वर्षा काल के विश्राम उपरांत यह पवित्र जनों के लिए सामूहिक दान देते थे तथा पुजारी लोग एक बड़ी सभा का आयोजन भी किया करते थे एवं उपदेश दिया करते थे। गृहस्थ व ब्राह्मण इनको सभी प्रकार के वस्त्र एवं अन्य उपयोग की वस्तुएं भेंट स्वरूप देते थे। पुजारी भी एक दूसरे को भेंट देते थे। यह परंपरा महात्मा बुद्ध के पृथ्वी के पलायन के समय से ही अबाधित चली आ रही है। फायान ने लिखा है कि संपन्न लोगों ने निःशुल्क चिकित्सालयों की स्थापना करवाई, जहां पर निर्धन, असहाय, अनाथ, विधवा व अपंग आते हैं। इनकी देखभाल चिकित्सक करते हैं तथा उन्हें आवश्यकता अनुसार सभी वस्तुएं, औषधियाँ, भोजन आदि की भी व्यवस्था की जाती है। उन्हें यथासंभव सभी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक होने के पश्चात वह चले जाते हैं। फायान पाटलिपुत्र नगर से भी अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसकी दृष्टि में इस नगर के भव्य भवनों का निर्माण मनुष्यों ने नहीं अपितु देवताओं ने किया होगा। अशोक का महल भी फायान के काल में था। अशोक द्वारा निर्मित स्तूप के समीप फायान ने 2 मठ देखे। एक पर महायान व दूसरे पर हीनयान संप्रदाय का नियंत्रण था। दोनों मठों में 600 से 700 बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, जो अपनी विद्वता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। स्वयं फायान ने यहाँ 3 वर्ष संस्कृत के अध्ययन में व्यतीत किए। यहाँ बौद्ध धर्म की पुस्तकें भी उसे प्राप्त हुई। फायान ने सुसज्जित 20 बड़ी गाड़ियों की यात्राओं का विवरण भी प्रस्तुत किया है तथा देश के अन्य भागों में भी इस प्रकार की यात्राओं का वर्णन किया है। इस प्रकार जो फायान की भारत की यात्रा रही, उस यात्रा में उसने उन स्थलों का वर्णन किया है, बौद्ध धर्म की स्थिति का बखान किया है, बौद्ध भिक्षुओं की जीवन चर्या पर भी उसने अपना उल्लेख दिया है। फायान की भारत यात्रा एक प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, चूँकि विदेशी स्रोतों पर आधारित जो फायान का जो ग्रंथ है फो को की, जिसकी रचना फायान द्वारा की गई, उस ग्रंथ में हमें तत्कालीन समय की विभिन्न घटनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त होती है, जहाँ से हमारा भारतीय इतिहास को हम व्यवस्थित कर सकते हैं, भारत के इतिहास को समझ सकते हैं। इस प्रकार भारत की जो यात्रा रही फायान की, वह काफ़ी महत्वपूर्ण यात्रा थी। धन्यवाद।